पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 34 है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखा था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने गंगा नदी व गंगा नदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी देखा है। आज हम गंगा नदी की और प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गंगा नदी की और प्रमुख सहायक नदियां। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें यमुना नदी आती है, रामगंगा नदी आती है, गोमती नदी आती है, चंबल नदी आती है और भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी। आज हम लोग उन सहायक नदियों को आगे चलते हैं। देखिए, आगे देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वह नेपाल हिमालय, वह नेपाल हिमालय से होता है। अगर ऑप्शन में आता है कि गंडक नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, ऑप्शन में आपका नेपाल हिमालय है, तो वो आंसर सही है। उसके अलावा अगर हम उसके देखें ग्लेशियर कौन सा है, तो नाहूविने हिमान ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी का जो दूसरा नाम है वो है नारायणी नदी। अब यहां आपको लग रहा होगा कि नारायणी नदी तो एक हिंदू का नाम है, और जैसे ही ये नदी भारत में आती है इसका नाम गंडक पड़ जाता है। तो नारायणी नदी बल्कि भारत में होना चाहिए। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि विश्व में कई महत्वपूर्ण धर्म हैं, जिसमें से ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और भी कई महत्वपूर्ण धर्म हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो धर्म है वो है ईसाई, इसके बाद है मुस्लिम, इसके बाद है हिंदू। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या में रहने वाला जो हिंदू धर्म है वह नेपाल है। नेपाल 90% से भी अधिक लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो नेपाल में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला देश है परसेंटेज के अनुसार। वैसे तो हमारा इंडिया सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या वाला देश है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नेपाल सबसे बड़ा देश है। इसलिए यहां पर हिंदू देवी देवताओं का भी बहुत ज्यादा प्रचलन चलता है। इसलिए इस नदी का नाम नारायणी नदी है और भारत में आते ही इस नदी का नाम गंडक नदी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी असलियत में दो नदियों के संगम से बनी हुई है। देखिए, ये जो गंडक नदी है, देखिए ये गंडक नदी है, ये दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। देखिए, ये है गंडक नदी, ये दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ये दो महत्वपूर्ण धाराओं से बनती है एक गंडक नदी। तो दो महत्वपूर्ण धाराओं का निष्कर्ष है गंडक नदी। देखिए, पहली है काली नदी। देखिए, काली नदी और त्रिशूली नदी की संयुक्त धारा का जो संगम है, उसी संगम से इसका नाम पड़ता है गंडक नदी या फिर नारायणी नदी। नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी गंगा नदी में सोनपुर, बिहार में स्थित सोनपुर नामक स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी से ही एक महत्वपूर्ण नहर निकली है, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर किस नदी से निकली है, तो आंसर है गंडक नदी से। देखिए, ये है गंगा नदी और ये है गंडक नदी। तो ये गंगा नदी जो बहती है और ये सोनपुर नामक स्थान पर गंडक नदी इसमें मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण नदी कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। तो ये बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाई धाम जो कि नेपाल में स्थित है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है वो गोसाई धाम है। ग्लेशियर जिसमें 7 प्रमुख धाराएं बनती हैं, 7 प्रमुख धाराओं से एक नदी, इसलिए इस नदी को हम कहते हैं सप्तकोसी नदी। मतलब 7 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उन 7 महत्वपूर्ण धाराओं से एक नदी बनती है, उसको हम कहते हैं सप्तकोसी नदी। लेकिन इन 7 महत्वपूर्ण धाराओं में 3 धारा ही भारत में आ पाती हैं,
3 महत्वपूर्ण धारा ही भारत में आ पाती हैं। अगर ये सातों धाराएं आ जाती हैं तो भारत का जो बिहार स्टेट है उसमें तबाही समझ लो मच जाएगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये वैसे भी शोक है बिहार का, 3 ही धाराएं आती हैं। अच्छा है, देखिए इसमें 3 धाराएं भारत में आती हैं, 3 महत्वपूर्ण धाराएं, जिसमें सबसे प्रमुख धारा है वो है अरुण धारा है, इसके बाद सनकोसी धारा और तामूर धारा। ये आगे चलकर एक प्रमुख नदी बनाती है, उस नदी का नाम है कोसी नदी, उसका नाम है कोसी नदी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कोसी नदी का जो जल जो आता है वो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से आता है। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट, मैकाले, कंचनजंगा जैसी महत्वपूर्ण चोटियों से निकलने वाला जो जल है वो जल कहां आता है? इसी नदी में आता है। कौन सी नदी में? कोसी नदी में आता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कोसी नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी भी जिस तरह से चंबल नदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसी तरह कोसी नदी भी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। जैसे कि पहले हमने बताया था, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसी प्रकार बिहार में सबसे जो प्रमुख नदी है वो है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी गंगा नदी में कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। देखिए कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। देखिए मैं आपके माध्यम से थोड़ा देखिए, देखिए ये है कोसी नदी, ये 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ये है कोसी नदी, ये 3 महत्वपूर्ण धारा मिलती हैं। इसके बाद एक कोसी नदी, ये है कुर्सेला और ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी में कुर्सेला नामक स्थान पर अपने जल को गंगा में बहा देती है। चलिए गंगा नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा नदी। महानंदा नदी का मतलब है गंगा के सबसे पूरब में स्थित सहायक नदी। सबसे पूरब में स्थित सहायक नदी ये गंगा नदी है। तो सबसे पूरब में स्थित सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। सबसे पश्चिम में वो प्रथम नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। ये आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी की सबसे पूरब में स्थित नदी कौन सी है? महानंदा नदी। और गंगा नदी की सबसे पश्चिम में या फिर कह सकते हैं पहली नदी कौन सी है? तो वो है रामगंगा नदी। तो देखिए चलिए, महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, उन नदियों में एक है महानंदा नदी। फिलहाल में यह एक छोटी नदी है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम बंगाल के लिए यह एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए महानंदा नदी गोदावरी घाट से गंगा की सहायक नदी बनती है। गोदावरी घाट नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिलती है। देखिए महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्व में स्थित नदी है। महानंदा नदी से ही बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनती है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा नदियों के द्वारा बनती है, पहाड़ों के द्वारा बनती है। तो महानंदा नदी क्वेश्चन आ सकता है, महानंदा नदी किन 2 स्टेट के बीच सीमा बनाती है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए बिहार और पश्चिम बंगाल 2 स्टेट्स के बीच बनाती है। अब देखते हैं हुगली नदी। यह एक गंगा की प्रमुख नदी है, यह सहायक नदी तो नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये कोई नदी जा रही है, ये हुगली नदी के बारे में बता रहे हैं। ये कोई नदी जा रही है, ठीक, ये कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आती हैं। ये ऐसा इसका फ्लो है और ये अपने जल को इस नदी में अपने जल को गिरा देती है। तो ये क्या है कि ये इसकी सहायक नदी है, ये इसमें इसके पानी को बढ़ा रही है, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि यही आगे चलकर एक छोटी सी धारा को बाहर कर देती है, एक छोटी सी धारा को बाहर कर देती है। तो ये होती हैं सहायक नदियां और ये होती वितरिका, ये होती हैं वितरिकाएं। तो हुगली नदी जो है वह गंगा की एक वितरिका नदी है, जो कि गंगा के ही जल को लेके दूसरी दिशा में चली जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वितरिका नदी कौन सी नदी होती है। तो वितरिका नदी वह नदी होती है जो कि किसी प्रमुख नदी से
जल को लेकर के दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, वह छोटी सी नदी पुनः उसी बड़ी प्रमुख नदी में कभी नहीं मिलती हैं। तो हुगली उसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि फरक्का बांध से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अपने आप को कभी भी गंगा नदी से नहीं मिलती है और अपने जल को कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसी को हम कहते हैं वितरका नदी, इसी को कहते हैं वितरका। इसका प्रमुख उदाहरण है हुगली नदी। चलिए अब हम समझते हैं हुगली नदी को। देखिए हुगली नदी गंगा की वितरका है। वितरका क्या होती है? जो किसी नदी से अलग होकर कभी नहीं उस नदी में पुनः नहीं मिलती, उस नदी में पुनः ना मिले, उसी को हम कहते हैं वितरिका। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में, देखिए गंगा नदी की जो शुरुआत होती है वो भागीरथी अलकनंदा से होती है, देवप्रयाग में इसको गंगा कहते हैं। इसके बाद ये गंगा ही चली जाती है झारखंड तक, इसको गंगा नदी कहते हैं। जैसे ही यह पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, प्रवेश करती है, वैसे ही इसका नाम गंगा नहीं होता है, इसका नाम हो जाता है पुनः से भागीरथी। इसका नाम हो जाता है भागीरथी। तो ये नदी भागीरथी के नाम से जानती है। अब क्या होता है कि एक धारा आगे चली जाती है और एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आगे जो चली जाती है यह नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है, इस नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है। जैसे ही ये नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है, एक दूसरी वितरका जिसको हम हुगली नदी के नाम से आगे जानते हैं, जैसे ही ये दक्षिण की ओर मुड़ती है तो इस वितरकों को हम कहते हैं हुगली नदी। तो आपको ये जानकारी बता दें कि हुगली नदी फरक्का बांध से जैसे ही चलती है आगे, एक यहां शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है हुगली। शहर का नाम ही है हुगली। तो फरक्का बांध से हुगली शहर के पहले बीच में इस नदी को हम कहते हैं भागीरथी। और जैसे ही यह नदी हुगली को पार करती है, वैसे ही इस नदी का नाम हो जाता है हुगली नदी। तो इस भागीरथी का नाम हुगली तक होता है भागीरथी, गंगा का नाम भागीरथी होता है। और जैसे ही हुगली को पार करती है, इस नदी का नाम हो जाता है हुगली नदी। तो यही है वितरका गंगा नदी की। देखिए आगे चलते हैं। हुगली नदी के किनारे भारत का एक प्रमुख शहर कोलकाता बसा हुआ है। आज से 100 साल पहले पूरे भारत का जो सबसे प्रमुख शहर था वो था कोलकाता। देखिए दामोदर नदी एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर पठार से हुआ है, जो कि इस हुगली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है कि हुगली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हुगली नदी को ही विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदियों में एक नाम है, उसका नाम है हुगली नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेघना नदी। मेघना नदी का जो रिलेशन है वो गंगा नदी से एक डायरेक्टली रिलेशन है, तो इस नदी को भी समझना बहुत जरूरी है। मेघना नदी को हम समझते हैं। देखिए मेघना नदी हमारे दिमाग में आते हैं कि मेघना नदी कोई नदी है या फिर इसका नामांकन हुआ है, या कोई बराक नदी है, या फिर कोई कुशियारा नदी है। ये कई महत्वपूर्ण नाम हैं। इन्हीं नामों से हमारे दिमाग में आते हैं कि कौन सी नदी का नामांकन हुआ है, फिर कौन सी नदी कहां से निकली हुई है। आखिर भारत से निकलने वाली गंगा नदी क्यों बांग्लादेश में उसका नामांकन कर दिया जाता है मेघना नदी में, इसको भी हम आगे अभी समझेंगे। देखिए बराक नदी का जो उद्गम स्थान है, मेघना नदी को समझने के लिए हमें इन सभी नदियों को समझना पड़ेगा। तो देखिए मेघना नदी जो है
सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बराक नदी से। तो बराक नदी को हम समझते हैं, बराक नदी का उद्गम स्थान मणिपुर माना जाता है। मणिपुर से बराक नदी का उद्गम स्थान हुआ है। जैसे ही ये नदी मणिपुर से निकलती है, तो मणिपुर से निकलने के बाद जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यह दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे ही बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दो प्रमुख भागों में बढ़ जाती है। एक जो भाग होता है जो कि उत्तर की ओर जाता है, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है दक्षिण की ओर जाता है। तो उत्तर की ओर एक भाग जाता है, दक्षिण की ओर भाग जाता है। तो यह भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, और यह भी भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो दो भागों में बटी हुई नदी, पहली नदी है कुशियारा नदी, दूसरी है सूरमा नदी। देखिए कुशियारा नदी को हम समझते हैं क्योंकि यह बराक नदी दो भागों में बटी हुई नदी है। कुशियारा नदी पश्चिम दिशा में बहने लगती है, और यह नदी असम बांग्लादेश की सीमा बनाती है। और इस नदी के कई नाम बदलते हैं क्षेत्र के हिसाब से। जैसे ही ये नदी जाती है तो यह अपने समय क्षेत्र के हिसाब से कई नाम बदलती रहती है। तो कुशियारा नदी है जो कि बराक नदी का एक हिस्सा है। इसी प्रकार दूसरी नदी है सूरमा नदी। तो सूरमा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के फिर पश्चिम की दिशा की ओर मुड़ जाती है। देखिए इसमें हम समझते हैं। देखिए ये है मेघालय, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। देखिए ये है भारत और बांग्लादेश की सीमा। जैसी ही ये नदी है, एक मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी, एक नदी निकलती है बराक नदी, ये है बराक नदी। ये बराक नदी जैसे ही इंडिया में आती है तो एक धारा इस तरफ आ जाती है और एक धारा आ जाती है इस तरफ। ठीक है, दक्षिण में जो धारा आती है उसको हम कहते हैं कुशियारा, और जो उत्तर में जाती है उसको कहते हैं हम सूरमा नदी। अब देखिए सूरमा नदी पहले उत्तर की ओर फिर पश्चिम की ओर दिशा में मुड़ जाती है। सूरमा नदी के भी विभिन्न नाम बदलते रहते हैं। देखिए एक तो बांग्लादेश में यही बराक नदी है और यही दो हिस्सों में बढ़ जाती है, इसी के वो नाम क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। देखिए आगे भैरव बाजार एक नामक स्थान है बांग्लादेश में। भैरव बाजार के पास ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। जो बराक नदी आई थी, ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। दोनों नदियां मिल जाती हैं तो दोनों नदी मिलकर के एक नदी का नाम देती है, उस नदी को हम कहते हैं मेघना। ये है मेघना, यहां से बनती है एक नदी मेघना। बराक नदी आई, सूरमा आई और यहां से कुशियारा आई, बनी क्या मेघना। यहां से नई नदी का नामांकन होता है मेघना नदी। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े दिमाग में चलते हैं कि मेघना नदी कहां से बनती है, कहां से निकली हुई है, बराक नदी आई है तो वो कहां चली गई है, इसी प्रकार के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब पद्मा और जमुना नदी मिलती है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिमाग में ये चलता है, विश्व की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा रख देते हैं, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम जमुना रख देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं फिर भी जब मेघना नदी से ये मिलती हैं तो इनका नाम मेघना ही रहता है। तो वो क्यों रहता है इसको भी समझते हैं। देखिए जब पद्मा और जमुना नदी मिलती है तो इसका नाम होता है पद्मा नदी। जब पद्मा और मेघना नदी मिलती है तो इसका नाम होता है मेघना नदी। वो इसलिए होता है मेघना नदी क्योंकि यह दोनों नदियां भारत के लिए प्रसिद्ध हैं। गंगा नदी
और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वह भारत से जुड़ा हुआ है। मेघना नदी का जो नाम है वह भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों नदियों का नाम समाप्त करके बांग्लादेश वाले अपने देश की नदी का ही नाम आगे चलाना चाहते हैं, इसलिए वो आगे तीनों नदी मिलकर के एक ही नाम बनता है, उसका नाम है मेघना। इसके अलावा इसका कोई और भी सटीक आंसर नहीं है। तो मेघना नदी इसलिए करते हैं क्योंकि यह बांग्लादेश की क्षेत्रीय नदी है, इसलिए वह गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम को बदल करके मेघना ही आगे चलाते हैं। देखिए, पद्मा और मेघना नदी चांदपुर, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि मेघना नदी और पद्मा नदी का जो मिलन होता है वह चांदपुर जिले में होता है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी एक प्रमुख नदी है जो कि बंगाल की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। ये गंगा है, ये हुगली नदी है, यहां से दामोदर निकलती है और ये मिल जाती है। देखिए इसको, ये गंगा नदी है, ये चली गई है, ये हुगली नदी आई है। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये गंगा नदी है, ये फरक्का बांध है, ये हुगली नदी आई और ये बांग्लादेश में चली गई पद्मा के नाम से। यहां से निकलती है, ये है छोटा नागपुर का पठार। यहां पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी, जो कि अपने जल को कहां मिला देती है, किस नदी में मिला देती है, हुगली नदी में। तो हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। देखिए, दामोदर नदी नर्मदा और तापी के बाद तीसरी प्रमुख सहायक नदी है जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली पहाड़ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जनरली पहाड़ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन अगर कोई हिस्सा ये ऐसे हो जाए, ये खाली हो जाए, ये खाली हो जाए, तो यह रिफ्ट वैली का काम करेगा। मतलब कि दो उठे हुए हिस्सों से ये अपने आप में एक रिफ्ट वैली बन जाती है। इसी रिफ्ट वैली में दो प्रमुख नदियां और बहती हैं। पहली नदी है नर्मदा, जो कि बहुत ही लंबी नदी है, लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। दूसरी है ताप्ती नदी, जो कि बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और तीसरी एक प्रमुख नदी है, वो है दामोदर नदी, जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्ट वैली में कौन सी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन में आपको रहेगा नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती और दामोदर। तो आपके पास पता होना चाहिए कि गोदावरी जो नदी है वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती है। कौन कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती, नर्मदा और दामोदर, तीन प्रमुख नदियां जो कि रिफ्ट वैली में बहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर कोयला का भंडार बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दामोदर नदी के अगल बगल कोयला का भंडार बहुत ज्यादा है, यहां पर खनन बहुत ज्यादा होते हैं, यहां पर कारखानों की संख्या बहुत ज्यादा है। आगे हम देखेंगे कारखानों की संख्या कितनी ज्यादा है कि ये नदी बहुत ही खराब नदी के रूप में जानी जाती है। देखिए, दामोदर नदी सबसे दूषित नदी है। देखिए, भारत में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें से गंगा, यमुना और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अपनी गंदगी के लिए मानी जाती है, मगर दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो कि अपनी गंदगी के लिए कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब है कि यह नदी गंदी ही रहती है, ये साफ होने का नाम ही नहीं लेती है। उसके भी कुछ रीजन है। देखिए, जो दामोदर नदी की जो स्थिति है, देखिए ये जो दामोदर नदी की जो स्थिति है ये यहाँ पर है, और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रदेश पाए जाते हैं, एक है झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और झारखंड दो महत्वपूर्ण
ऐसे स्टेट है जहां पर बहुत ज़्यादा खनन होता है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में कारखाने लगे हुए हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनन होता है। तो देखिए, दामोदर नदी बहुत ही दूषित नदी है। झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा जिले के अलावा पश्चिम बंगाल के भी बर्धमान और हुगली जिले से यह नदी गुजरती है। और जब यह नदी इन जिलों से गुजरेगी जहां पर खनन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ कारखाने हैं, कारखानों से निकला हुआ पानी इसी नदी में जाता है। जब इस नदी में ये पानी, कारखानों का पानी जाएगा तो ऊपर तेल ही तेल रहेगा, पानी के ऊपर तेल ही तेल रहेगा, तो वहां पर मछलियों और भी कई जीवों के रहने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसलिए इस दामोदर नदी को हम कहते हैं जैविक रेगिस्तान व काला रेगिस्तान। ऐसा रेगिस्तान जहां पर पानी तो है लेकिन वहां पर जीव नहीं है, वहां पर एक भी जीव नहीं है। देखिए, दामोदर नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें से पहली है कोनार और बराकर। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि दामोदर की नदियां हैं। तो दोस्तों, आज हमने गंगा नदी की महत्वपूर्ण प्रमुख सहायक नदियों के बारे में विस्तार से देख लिया है। आने वाली क्लासेस में हम गंगा नदी के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नहरों के बारे में या फिर और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।